नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम ने हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, जो वर्णमाला से संबंधित होंगे, समाज से संबंधित होंगे, यानी विभिन्न टॉपिकों से आपको समथिंग समथिंग 150-200 की प्रैक्टिस प्रत्येक वीडियो में कराई जाएगी। और आप लर्निंग कहीं से भी पढ़े हों, कितनी भी दफ़ा पढ़े हों, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और यदि अगर हम 40-50 दिन की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सिलेबस खत्म ना कर पाएंगे। बशर्ते आपको करना यही होगा कि प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए और प्रैक्टिस मिल जाए। क्योंकि जब स्ट्रेटजी की हमने बात की है वो देखोगे, और एक स्ट्रेटजी जो बेहतरीन स्ट्रेटजी का काम करेगी उसको भी लेके बहुत जल्द हम आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला समान हिंदी का, जिसमें जो 37-38 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें निश्चित ही आपके 35-34 क्वेश्चन श्योर होंगे, ये आप विश्वास मानिएगा। पहला क्वेश्चन, और जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में टकरा सकते हैं और ये क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। अब देखो यहाँ पे उसने हिंदी भाषा के व्यंजन किए और यहीं पे अगर वो ऑप्शन में कहीं 52 रख देता तो आपका दिमाग सीधे 52 में चला जाता। ये केवल क्या है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितने हैं वर्णमाला, कितने हैं, 52 है। वर्णों की संख्या 52 है। व्यंजन की बात कर रहा है, यानी वो मूल व्यंजनों की संख्या की बात कर रहा है, और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। इस 33 में कौन कौन आ जाता है, तो 25 तो आ जाते हैं स्पर्शी, स्पर्शी, ठीक। 4 आ जाते हैं ऊष्म, ऊष्म, और 4 आ जाते हैं अंतस्थ, 4 आ जाते हैं अंतस्थ, ठीक। ऊष्म कौन कौन से हैं, तो सा, शा, शा, हा। अंतस्थ कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ये। और 25 वर्गीय कौन से हैं, तो आप देखोगे का से लेकर मा तक, यानी प्रत्येक में 5-5 आते हैं। का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, सब में 5-5 है तो वो मिला के 25। ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, ये ऊष्म में कहलाते हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। इन सबको मिला के 33 मूल व्यंजनों की बात करता है और वही इसका आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या वही है 25 स्पर्शी, 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कितनी है, 25। कहां से कहां तक, का से लेकर मा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक, सार्थक कह रहा सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकले, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, शब्द, शब्द का अर्थ निकलता है। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाती है, वर्ण, और सबसे लघुत्तम की क्या कर देता है, ध्वनि। ध्वनि को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो बन जाता है वर्ण। वर्ण कितने, 2 प्रकार के, या तो वो स्वर होगा और या फिर वो व्यंजन होगा, 2 प्रकार के स्वर, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या है, शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे वो शब्द की बात नहीं कर रहा, सार्थक कहता तो शब्द आ जाता। वैसे क्या, वर्ण, वैसे क्या, वर्ण, ठीक। जैसे अगर हम बात करें वर्ण में, मान लो स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया स्वर में आ का कोई अर्थ थोड़ी ना है, यानी इसका कोई सार्थक अर्थ है नहीं। हाँ, ये जब जुड़ा अयोग, यानी ये क्या हो गया, एक शब्द, तब इसका अर्थ आ गया अयोग का। तो सार्थक इकाई क्या हो जाएगी, शब्द। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। और अगर इसमें ऑप्शन ध्वनि होता तो फिर ध्वनि को कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, अर्थात आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ण तालव्य वर्ण आते हैं। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक कौन से, स्वर, तो स्वरों में तालव्य कौन से हैं, तो स्वरों में तालव्य ई और ई, ठीक। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो तालव्य कौन कौन से हैं, चा से लेकर यहाँ तक, चा से लेकर यहाँ तक, ये कैसे हैं, तालव्य हैं। तो चा, छा, जा, जा, यहाँ, ये है। कह रहा कौन तालव्य नहीं है, तो जो चा वर्ग का ना होगा वो तालव्य ना होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, का किस वर्ग का है, का वर्ग, का वर्ग का है, और इसका उच्चारण क्या है, कंठ। ये कैसा वर्ण है, कंठी वर्ण है। कैसा वर्ण है, कंठी वर्ण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11, स्वरों की संख्या है 11। और अगर मात्रा के आधार पे संख्या पूछे कि मात्रा के आधार पे कितनी संख्या है, संख्या की बात कर रहे हैं, मात्रा के आधार पे प्रकार की बात अलग है। प्रकार में 3 आ जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, मूल, ह्रस्व की बात कर देगा, दीर्घ की बात कर देगा, विलुप्त की बात कर देगा। अगर संख्या के आधार पे कहेंगे तो संख्या के आधार पे 10 है। संख्या कितनी है, 10। किसका किस स्वर की मात्रा नहीं होती है,
तो मात्रा आ की नहीं होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। तो उस आधार पे कितने बचे, मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी, तो 10, और मात्रा के आधार पे प्रकार कितने, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आप समझोगे। प्रकार कितने, तो 3। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, 52, और वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, तो सुव्यवस्थित क्रम कहलाता है वर्णमाला। क्या कहलाता है, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो वही पूछ रहा है कितने वर्ण है, कितनी लिपियां लिखी जाती हैं, तो 52 वर्ण तो लिखे जाते हैं, 52 पूछ रहा है। वर्णों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 3 प्रकार के, या तो वर्ण स्वर होता, या तो व्यंजन होगा, या फिर अयोग हुआ वर्ण नहीं होता है, ये स्वर और व्यंजन, यानी इसका सी नंबर सही है। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की रहेंगी, 2 प्रकार की रहेंगी। या तो ध्वनियों की बात वो कर रहा है वर्ण से, यानी या तो स्वर ध्वनि होगी या तो व्यंजन ध्वनि होगी, तो 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय सुव्यवस्थित क्रम या समुदाय क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहा जाता है अक्षर। क्या कहा जाता है, अक्षर। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, कौन होते हैं, स्वर। जैसे स्वर है आ, ये इनका स्वतंत्र उच्चारण है, आ ई बड़ी स्वतंत्र उच्चारण हो रहा है। अगर हमने लिया व्यंजन ये का, तो ये शुद्ध रूप है व्यंजन का, और जब इसमें जुड़ता है आ तब ये बन जाता है का, यानी आधे का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसमें जब स्वर आके जुड़ा है तब इसका उच्चारण हुआ है। तो कौन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन। तो वही तो कह रहा है कि जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायक है, स्वर सहायक है, तो ए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्वर होते हैं, आप समझो, सभी स्वर जो हो गए यहाँ पे अघोष और घोष में होते हैं सघोष। ठीक, प्राण महाप्राण अल्प प्राण में होते हैं अल्प प्राण, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, और सघोष में अघोष सघोष में सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वरों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो देखो भाई, ह्रस्व स्वर कितने, छोटे वाले यानी आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी कितने, 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर है आ। दीर्घ स्वर कौन सा है, आ। क्योंकि जब यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात कर देता है तो ये वाले कैसे स्वर आ जाते हैं, ओ ए कैसे आ जाते हैं, ये संयुक्त स्वर आ जाते हैं, संयुक्त स्वर। कैसे, ये बना है आ या बड़ा आ, और उधर ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से बना ओ, ऐसे ए बना ऐसे ए बना है। लेकिन दीर्घ कौन है, तो आ है। ठीक, यानी बड़े वाले आ के साथ में बड़ी ई दे देगा, बड़ा ऊ दे देगा, ये 3 कैसे हैं, दीर्घ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, ई। चूंकि ई क्या है, ये ह्रस्व स्वर है, ए कैसे, ये संयुक्त स्वर है। अगला, निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है, ओ, यानी कैसा है, संयुक्त है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। कैसे बना है, बड़ा आ या छोटा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब बन जाता है तो बन जाता है ओ। अगला क्वेश्चन, प्रयुक्त स्वर है, यानी जिनमें उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है और बीच में ऐसे ये वाली ध्वनि आती, ये वाली, तो कौन सा है, ओम। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा, प्लुप्त स्वर। ठीक, अनुस्वार क्या होते हैं, जिनका उच्चारण नाक के दम पे किया जाता है, नाक के आधार पे हवा ज्यादा निकलती है। अनुनासिक क्या आता है कि नाक से भी हवा निकलती है और मुंह से भी हवा निकलती है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो आ, छोटी ई, छोटी ई है, छोटा ऊ और री, ये 4 याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्राओं से भी अधिक समय लग रहा है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, कौन से हो जाती हैं, तो प्लुप्त स्वर हो जाएंगे, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों को वर्गीकरण जब जीभ के मध्य जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो देखो, ये है अपनी जीभ, ये जीभ बनी,
ये अग्र भाग, ये मध्य भाग, ये पश्च भाग। तो कौन नहीं आ रहा है? विवृत नहीं आ रहा है। ठीक, मध्य भाग में केवल एक का उच्चारण आ का, अग्र में ई, बड़ी ई, ए ऐ, ई सॉरी ई उ, ये कहाँ? अग्र से। बाकी जितने भी आएंगे पश्च से। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जीव उच्चारण के आधार पे भोलानाथ त्रिपाठी द्वारा किसको स्वर नहीं माना गया? तो री को स्वर नहीं माना गया, क्योंकि जब जीव प्रयोग के आधार पे करेंगे तो हम केवल 10 स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। 5 ये हो गए, बाकी बड़ा आ के बाद कौन? ए, आई, ओ, औ। तो 5 ये हैं और 5 ये हैं। ये 10 ही स्वर बने, लेकिन हैं कितने? 11। तो री का उच्चारण नहीं किया जाता। तो जीव प्रयोग के आधार पे किसका उच्चारण नहीं किया जाता? किस स्वर को नहीं स्वर माना गया? तो री का उच्चारण नहीं किया जाता। अगला, मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर है आ। जीव प्रयोग के आधार पे मध्य स्वर कौन सा है? आ। ई या ई और उ, ये कैसे? अग्र स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको ये बताना है उ किस प्रकार का स्वर है। तो इसका क्या हो जाता है? पश्च सम्रत। तो आपको याद रखना है कि उ कैसा है, तो यहाँ पे आपको सम्रत याद रखना है। सम्रत है, उ कैसा स्वर है? सम्रत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा स्वर सम्रत है? तो जैसे उ सम्रत था ऐसे ही ई सम्रत है। ई कैसा? सम्रत स्वर है। ई कैसा स्वर है? सम्रत स्वर है। अगला क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर की बात कर रहा है कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो आप देखोगे अर्ध ऐ की बात कर देगा। किसकी बात करेगा? ऐ की बात करेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालब है? कंठ और तालब से किसका उच्चारण हुआ है? स्वर की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ विस्तार करें तो आ और बड़ा आ, इनका उच्चारण किया जाता है कंठ से। ठीक, और तालब से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है? ई और बड़ी ई का, ये तालब से। कंठ और तालब से जिनका निर्माण हुआ होगा वही कंठ तालब कहलाएगा। तो ए और आई, किनका निर्माण? ए और आई का। तो कंठ तालब में कौन सा आ जाएगा? ए। आई है नहीं, ए आ जाएगा, लेकिन इसके साथ भी आई होगा। तो कंठ तालब स्वर कौन से हैं? ए और आई हैं। औ कैसा है? तो औ है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ है। औ कैसा है? कंठोष्ठ है। औ के साथ और कौन कंठोष्ठ है? तो ओ है। ई कैसा है? तालब है। ई कैसा है? तालब है। ये कैसा है? ये केवल कंठी है। कैसा है? कंठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और औ का उच्चारण है कंठ और तालब, क्योंकि आ और ई से इसका निर्माण होता है। तो ये कैसा होगा? कंठ और तालब। कंठोष्ठ से किसका निर्माण होता है? तो ओ और औ का। ओ और औ का। ओष्ठ से उ और ऊ का। कंठ से छोटा और बड़ा आ का। तालब से ई का और बड़ी ई का। ठीक, याद रखना है कि किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है। तो दंत से उच्चारित कोई भी स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहीं पे बात करते हैं हम, थोड़ा सा छूट रहा है कि री का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धन से, यानी मूर्धा से। री का मूर्धा से। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से शब्द में अनुनासिक है? अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है जिनका उच्चारण मुंह से और नाक दोनों से हवा निकले। तो यानी कटीला, कटीला कहने पे नाक से भी हवा निकलती है और मुंह से हवा निकलती है। ठीक है। कदम, ये अनुनासिक, ये कटीला कैसा है? अनुनासिक स्वर है। ठीक है। अगला, कदम की बात करें, कंगन की बात करें, कठाग्र की बात करें, ये कैसा? अनुस्वार स्वर है। कैसे? अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। तो अनुनासिक स्वर वाला है पांव। अनुस्वार वाला जिसमें अंक की यानी नाक से हवा ज्यादा, मन तो कहते हो नाक से हवा ज्यादा, अन हिन तो यानी जिसमें पंचमा अक्षर आता है वो कैसे? अनुस्वार होते हैं। और जिनमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तो अनुनासिक होते हैं। और जैसे साधारण स्वर है का, खा, तो ये कैसे? निर्नुनासिक। कैसे? निर्नुनासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं, बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई, नाक बंद भी कर लोगे तो भी आज स्वरों का उच्चारण कर लोगे। जैसे बंद कर लोगे आ ई उ ए ओ औ अंक आहा। ठीक, अंक आहा की बात नहीं करता है, वो उधरी बात कर लेता है। तो चूंकि अंक और आ अनुस्वार और अनुनासिक में बात आ जाती है तो यहाँ स्वर क्या लें? क्या होंगे? स्वर। नाक बंद करने के बाद भी जो गहरा स्वर है इनका उच्चारण आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ग का भेद है। वर्ण कितने? 2 प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन।
स्वर एक व्यंजन। नेक्स्ट, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ कैसे वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। कैसे? कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ, यहाँ स्वर की बात नहीं कर रहा है। दंती एक दंतोष्ठ होता है, तो वाह कैसा है? तो दंतोष्ठ है। तालब, तालब में स्वर ई और ई आ जाते हैं। और अगर व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग आ जाता है, पूरा का पूरा चा वर्ग। मूर्धन में री आ जाता है और पूरा का पूरा टा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु यानी कंठालब है, तो किसका है? ऐ का। किसका है? ऐ का। चूंकि ऐ का निर्माण आ और ई से होता है, बड़ा या बड़ी या छोटी या छोटा कुछ भी, और इसी के साथ ए, यानी कंठालब स्वर कौन से हैं? तो ऐ हैं। अगला, कंठालब कौन कौन से हैं? तो सी नंबर यानी ए और ऐ हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर ए और ऐ का उच्चारण होता है तो कंठ और तालब से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने कई बार वर्णमाला पढ़ा होगा, तो आपको प्रैक्टिस अब मस्ट है। वही प्रैक्टिस है, थोड़ी बहुत व्याख्या हम कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस को लीजिएगा। कह रहा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर यानी छोटी मात्रा, लघु यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर, ठीक, और बहुमात्रिक यानी प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त क्या है? तो ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। अगला, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है, तो निर्नुनासिक। कैसे है? निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या है कि नाक से ज्यादा निकलती है, नाक से ज्यादा निकलती है, ठीक। अगला, स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर्ण ध्वनि के प्रकार, दीर्घ भी स्वर है, ह्रस्व भी है, प्लुप्त भी यानी उपयुक्त तीनों। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो स्वर रा स्वर नहीं है। रा क्या है? व्यंजन है। रा क्या है? व्यंजन है। ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की अग्र या आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है? कह रहा हिंदी की अग्र आवृत्ताकार, अग्र हो, आवृत्ताकार हो, समृद्ध हो, कौन सी है? ई है। कैसी है? कौन सी? ई है। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ का स्थान, तो हिंदी में आ और आ का स्थान कौन सा? कंठी है। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो तालब में कौन है? ई और ई है। मूर्धन में कौन? केवल री है। ओष्ठ में कौन? ऊ और बड़ा ऊ है, ठीक। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण क्या है? तो का, खा, गा, घा, अंगा यानी का वर्ग में आ रहा है, का वर्ग यानी कंठ से है। मूर्धन वाले पे कौन? टा वर्ग आएगा। टा वर्ग के जितने आएंगे टा, टा, डा, डा। तालु में कौन? चा वर्ग आ जाएगा, चा, चा, जा, जा, इया। दंती में कौन? ता से लेकर ना तक, ता, ता, दा, दा, ना, ठीक। अगला, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण की बात कर रहा है तो कंठ वर्ण कौन है? आ है। निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण की बताना है। आ है, हा है और विसर्ग भी है। ये कैसे हैं? कंठी वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां बतानी है तो कंठ ध्वनियां का और खा यानी का वर्ग पूरा का पूरा आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? तो हिंदी की कंठ ध्वनि है हा, हा आ जाता है, ठीक। चा, छा, जा, जा, इया का उच्चारण होता है तो तालु से होता है। चा वर्ग पूरा का पूरा तालु से। ओष्ठ कौन सा? पा वर्ग, पा से लेकर मा तक। दंती कौन सा? ता से लेकर ना तक। मूर्धन कौन सा? टा से लेकर ना तक, ना तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से किया जाता है? तो चा वर्ग के व्यंजन का किया जाता है, तो चा वर्ग में कौन आ जाता है? छा। का वर्ग के व्यंजन किसमें? कंठ वाले पे। डा किसका? टा वर्ग का है, और टा वर्ग का उच्चारण कैसे? मूर्धन से। पा किसका है? मा किसका है? पा वर्ग का है, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से, ओष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा का उच्चारण कहाँ है? तो सा का उच्चारण स्थान तालु है। सा का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तालब ध्वनि है? तालब ध्वनि कौन सी है? सा है। अगला, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो चा वर्ग ध्वनियां तालब में आती हैं। वर्तस्थ व्यंजन में आता है सा, रा और ला, यानी इसका उच्चारण सरल नहीं है, तो वर्तस्थ का उच्चारण सरल नहीं है। दंती में कौन आता है? तो पा वर्ग आता है। कंठ में कौन आता है? का, सॉरी, दंती में ता वर्ग आता है और कंठ में कौन? का वर्ग आता है। अगला क्वेश्चन, ई, चा, छा, जा, जा, इया, ये कैसे है? तो तालब ध्वनियां है। कैसी ध्वनियां है? तालु से उत्पन्न होती है। तालु का मतलब जब जीभ जाके तालु में टच, जैसे बोलो चा, तो ये पहले जुड़ेगा फिर बाहर निकलता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? तो चा वर्ग वाले का है तो झा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है कैसा है? तो तालब है, यानी ए नंबर सही है। अगला, या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु। या का उच्चारण कहाँ आ जाता है? तालु में आ जाता है। अगला क्वेश्चन,
डा का उच्चारण स्थान होता है डा, तो डा का उच्चारण स्थान हो जाता है, कहाँ हो जाता है? तो मूर्धन में, टा टा डा डा डा, मूर्धन में आ जाता है। अगला टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कौन सा है? मूर्धा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्धन ध्वनियां कौन सी है? यानी जिनका मूर्धन से उच्चारण होता है, तो टा वर्ग, टा वर्ग पूरा का पूरा, टा टा डा डा डा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूर्धन ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन ध्वनि कौन सी नहीं है? तो टा, ठा, डा, ये कैसा? उच्छिप्त वर्ण है, उच्छिप्त ध्वनि। कैसी है? उच्छिप्त ध्वनि है, तो ढा आ जाएगी। ठीक। करा कि हाँ ये देख सकते हो, कंठ से कौन कौन से है? तो का वर्ग पूरा का पूरा, ता वर्ग, चा वर्ग तालु से, मूर्धन से कौन सा? टा वर्ग पूरा, दंत से कौन सा? ता वर्ग, ओष्ठ कौन सा? पूरा पा वर्ग। और थोड़ी सी अगर विस्तार की बात करें तो विसर्ग और हा ये कंठ से उच्चारण किए जाते हैं, शा और रा का उच्चारण किसे? मूर्धा से किया जाता है। ठीक। और जबकि अगर इस सा की बात करें, इस सा की बात करें तो ये तालु से, अगर इस सा की बात करें तो दंती। ये कैसी सा है? दंती सा है। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखो भाई, सा का मूर्धन, ये वाली सा शुद्ध, तो ये हो गई, हो गई क्योंकि दंती मैंने बताया। शा का मूर्धन नहीं है, सा का है तालु। चा का कंठ नहीं, चा का तालु। शा का तालब नहीं, सा का मूर्धा। ठीक। तो किसमें सब में सुधार हुआ, किसमें सुधार नहीं किया? ए नंबर पे, तो यही सही हो गया। अगला, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत। ता वर्ग की ध्वनियां कौन सी है? दंत है। अगला, था किस वर्ग का है? तो था दंती वर्ग का है, चूंकि ता का उच्चारण पे आएगा तो था दंती वर्ग का है। अगला क्वेश्चन, ता का उच्चारण होता है तो दंत से, कहां से होगा? दंत से। निम्न में दंत वर्ण है, दंत वर्ण कौन सा है? तो ता कैसा है? दंत वर्ण, यानी सी नंबर। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर है दा, तो ता के रेंज पे आएगा, ता वर्ग पे आएगा, ता वर्ग का यानी दंत, दा कैसी है? दंती है, यानी बी नंबर। निम्न में दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी होगी? जो ता वर्ग में आएगी। दंत ध्वनि कौन सी होगी? जो ता वर्ग में आएगी। ठीक। तो अब देखो, खा तो आ रही का वर्ग में, चा वर्ग में, फा पा वर्ग में, ला कैसी है? दंती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर दंती, ता, जैसे आप बोलोगे ता तो ऊपर जीभ लगेगी, था, दा, धा, ना। ठीक है। तो ता, था, दा, धा जब बोलोगे तो ऊपर की जीभ लगती है, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। निम्न में दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता वर्ग की है, ता यानी है दंत ध्वनि। अगला, पा पा बा बा मा कैसे हैं? तो ये ओष्ठ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण यहाँ पे ऊ आ जाएगा, ये कैसा है? स्वर है। ये दोनों कैसे हैं? ये कंठी हैं, कंठ के हैं। ये कैसा है? ये तालु का है। ये कैसा है? तालु का है। ठीक। और अगर ओष्ठ के व्यंजनों की बात कर देगा तो पूरा का पूरा पा वर्ग ओष्ठ पे है। अगला, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो जो पा वर्ग में आएगी, अर्थात भा किस वर्ग में आ रही? पा वर्ग में। आ कौन सा है? कंठ है। था कौन सा? दंती है। जा कौन सा है? तालु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जो पा वर्ग में ना होगी वो ओष्ठ ध्वनि ना होगी, तो चा यानी तालु वर्ग की है। अगला, हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि कैसी है? तो ओष्ठ है, क्योंकि पा वर्ग में आ रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? हमने कहा अंतस्थ कौन से? या, रा, ला, हुआ। कौन सा है? तो या ला मिल रहा, तो ला कैसा है? अंतस्थ है। अगला, इनमें अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो अंतस्थ बताना, या, रा, ला, वा यानी मिल गया, अंतस्थ हो गया। इनमें से कौन सी ध्वनियां अंतस्थ नहीं है? तो बा का उच्चारण मिलता ही नहीं, या, रा, ला, वा, यानी बा का मिलता ही नहीं, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है? तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल ऑप्शन में एक है, यानी या, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। करें या और वा ध्वनियां अर्ध स्वर में है, बिल्कुल सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधन एस नहीं, अवध धन ईश, यानी अवध के राजा अर्थात अवधेश। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। व्यंजनों की संख्या 8 कहाँ है? 33 है। कितने व्यंजन है? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ स्वर व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? या, रा, ला, वा, यानी सी नंबर। ठीक। शा, सा कैसे है? उसमें। ये कैसे हैं? ये संयुक्त है। छा, छत्र, ज्ञा कैसे है? संयुक्त है। तो कौन सा सही है? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अर्ध स्वर ध्वनियां कौन कौन सी है? या और वा। री और ली का तो प्रयोगी बंद हो गया है। ठीक।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन का नहीं है? स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर माँ तक, तो का से लेकर माँ तक के अलावा कौन सा या आएगा? ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये कैसा है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या रा ला वा। ये सा हा कैसे हैं? ये ऊष्म है। छत्र ज्ञा श्रा कैसे हैं? ये संयुक्त है, संयुक्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतस्थ से बन रहा है, पर्याप्त। या अलावा क्या है? तो ये अंतस्थ है। अयोग वा की बात करेगा तो अंक और आहा, ये कैसे हैं? अयोग वा यानी अनुस्वार और विसर्ग। ऊस में कौन से? तो सा, शा और शा और हा। स्पर्श कौन से? तो का से लेकर माँ तक स्पर्श है। तो इसका आंसर क्या है? बी नंबर यानी अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? डी नंबर सा और हा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो गा ऊष्म व्यंजन है। ये कैसा है? कंठी वर्ण, कंठी व्यंजन है। शा कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? ऊष्म। अंतस्थ की या रा ला वा संयुक्त छत त्रक ज्ञा और श्रा। स्पर्श का से लेकर माँ तक। तो कौन सा सही है? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सा यानी इनको बोलने पे आप ऐसे हाथ लगाओगे तो गर्म हवा निकलती है। सा बोलो, ठीक। ये कैसे हैं? ये यारा ला कैसे हैं? ये है अंतस्थ है। कैसे? अंतस्थ है। अगला क्वेश्चन, इनमें ऊष्म व्यंजन किसमें नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन नहीं है? ला कैसा? अंतस्थ व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से सा कैसे हैं? तो ये ऊष्म है। कैसे हैं? ऊष्म है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा शा और हा, डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन, ट्रा वर्ण का निर्माण किसके किसके हुआ? तो ता, आदि ता और रा से। आदि ता और रा से, अर्थात बी नंबर। अगर यही बात करता है छा की, तो आदि का और शा से छा का निर्माण हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पे हम ज्ञा की बात कर दें तो आदि जा और यहाँ से किसका? जा का निर्माण हुआ है। अगर यहीं पे हम बात कर दें श्रा की, तो आदि सा और रा से श्रेया का निर्माण हुआ है। तो आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, छा का आदि का और सा से छा का निर्माण हुआ है। संयुक्त व्यंजन छा शा सा, ये वाले छत्र ज्ञा श्रा वाला, ठीक है। अगला संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा का निर्माण कैसे हुआ? जा आदि जा प्लस यहाँ से, यानी बी नंबर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो बताना है छत्र ज्ञा और श्रा, यानी कौन सा नहीं है? ये कैसा है? ऊष्म। सा कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो श्रा में ये वाली सा यानी तालब वाली सा और रा यानी सी नंबर को सम्मिलित, ये वाली सा ना करना चूंकि आदि भी नहीं है और ये वाली शामिल भी नहीं है। कौन सी है? तालब वाली है। ये कौन सी शाखा आती है? तो ये दंती शाखा आती है। ये दंती शाखा आती है। अगला, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक। कैसे? जैसे का और ये शा और फिर आ, तो ये दोनों मिले ना, का और शा, उसमें आ बना, तब जाके ये बन गया क्या? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? यानी जिसमें आधा अक्षर जुड़ा होगा, कौन सा हो जाएगा? क्यारी, व्यंजन गुच्छ वाला, ठीक। अगला, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दुत। जैसे दिल्ली, सज्जन, उज्ज्वल, ऐसे आते हैं, ठीक। इनको दुत कहते हैं। संयुक्त पढ़ी चुके हो, छत्रज्ञा श्रा, ठीक। अगला, निम्न में नासिक व्यंजन नहीं है। नासिक व्यंजन नहीं जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता है। तो देखो यहाँ भी आता है, ना भी, यानी पंचमा अक्षर वर्णमाला के वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है, यानी था ना होगा, था ना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो छत्र ज्ञा और श्रा के अलावा जो आ जाएगा या कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक और आ कैसे हैं? तो अंक और आ अयोगवा हैं। कैसे हैं? अयोगवा हैं। इनमें अयोगवा स्वर है। अयोगवा कौन कौन से? तो अयोगवा कौन से? अंक और आहा वाले आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला डी नंबर से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से? अंक और आहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग न तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश
स्वर में नहीं किया जाता, तो ऐसी मात्राएं अंक और आहा इनको स्वर में प्रयोग नहीं किया जाता। अयोग व कहा जाता है, तो अयोग व अनुस्वार एवं विसर्गों को कहा जाता है। अनुस्वार यानी अंक, विसर्ग यानी आहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और जिह्वा के आधार पर किसको स्वर नहीं माना गया? तो री को स्वर नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन। अयोग व कहा जाता है विसर्ग को और अनुस्वार को, तो यहाँ पे विसर्ग ऑप्शन में है तो इसको कर देंगे। अगला, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अयोग वा कहते हैं। अयोग वा कहते हैं। वाह वर्ण कैसा है? तो हमने बताया था वाह वर्ण कैसा है? दंतोष्ट है। तालब में कौन से आते हैं? स्वर की बात करें ई और ई, और बाकी पूरा का पूरा चा वर्ग। ओष्ठ में कौन? उ और उ, बाकी पूरा का पूरा पा वर्ग। मूर्धन में कौन सा? तो री, और बाकी का पूरा टा वर्ग। दंतोष्ट में कौन? वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष, तो घोष वर्ण वो वर्ण है जिनको बोलने में गूंज जैसी होती है, यानी का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ये वर्ग है। इनके 5-5 खंड है, 5-5 लाइनें हैं, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ये कैसे हैं? तो ये अघोष। ये कैसे? शुरू के अघोष हैं, अघोष। तो इसके बाद वाले ने गा, घा, अंगा, चा, जा, झा, इया, टा, डा, ढा, आड़ा, ये सब कैसे हैं? सघोष हैं। तो इसके अनुसार से देख लो, जा कैसा? सघोष आ जाएगा। जा कैसा आ जाएगा? सघोष आ जाएगा। सघोष वर्ण कौन से हैं? तो देखो, प्रत्येक वर्ण का पहली और दूसरी लाइन अघोष है। प्रत्येक वर्ण की 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी लाइन अघोष है। यानी देखो, पा पहली लाइन पे है, पा पहली लाइन पे था, दूसरी लाइन पे है ता था, सा का उच्चारण चा वाली लाइन, छा वाली लाइन से किया जाता है। यानी ये कैसे हैं? सघोष है, अघोष है। पा फा बा तीसरी पे आ गया, कैसा है? सघोष है। अगला क्वेश्चन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा होती है, गूंज सघोष कहलाते हैं। जैसे गा, तो वाइब्रेशन हो रहा है, गूंज हो रही है। अगला, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो किन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? अघोष। किसमें? अघोष में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमिलित नहीं है? गा अघोष सुमिलित है, कह रहा है। गा अघोष नहीं, गा सघोष है, ये सुमिलित नहीं है। सा ऊष्म है, बिल्कुल है। फा अल्प प्राण, फा अल्प प्राण नहीं है। पा फा ऐसे लिखा गया। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब है, पा का उच्चारण कैसे करते हो? पी से। फा का पी एच से करते हो फा का उच्चारण, तो किसमें समय ज्यादा लगेगा? पी एच कहने में। यानी फा कैसा है? महाप्राण। पा कैसा है? अल्प प्राण। तो पा अल्प प्राण है, जबकि फा कैसा है? महाप्राण। तो ये गलत हो गया। ठा सघोष है, टा ठा, ठा किस पे आ रहा है? दूसरी वाली पंक्ति पे आ रहा है। और जबकि हमने कहा कि पहली और दूसरी पंक्ति अघोष है, बाकी तीसरी, चौथी और पांचवी ही कैसी? सघोष है। तो ये तो ठा दूसरी पे आ रहा था, यानी ये भी गलत है। कौन सा सही है? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो पहला वर्ण ही अघोष वर्ण होगा, पहला और दूसरे वर्ण। तो देखो, पा पहला वर्ण, पा वर्ग का पहला ही वर्ण है। घा चौथा वर्ण है का वर्ग का। गा तीसरा वर्ण है का वर्ग का। बा तीसरा वर्ण है पा वर्ग का। तो ये पहला वर्ण हो गया, यही वाला अघोष है। बाकी ये तीनों कैसे हैं? सघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आप बता सकते हो कौन सा है? तो देखो, अघोष वर्ण कौन सा है? तो सभी स्वर तो सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष। तो ये तो स्वर है, ये तो सघोष होगा, ये तो पहले से ही है। हा का की कंठ वाले उच्चारण पे चौथी लाइन पे आता है, यानी घा के साथ हा आता है, घा के साथ, तो ये भी सघोष है। जा तो सघोष है ही, तो बचा कौन? सा कैसा है? अघोष है। सा कैसा है? अघोष है। तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? पहला और दूसरी पंक्ति का, तो का पहली पंक्ति कहा जाता है, यही अघोष है। ठीक। गा तीसरे पे आ रहा है, जा तीसरे पे, गा चौथे पे, तो ये नंबर सही हो जाएगा। निम्न। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? चा अघोष है। चा अघोष है। आप देखोगे, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा और फा, शा और शा, ये वाली शा, ये वाली, ये कैसे हैं? ये सारे के सारे अघोष हैं। ये कैसे हैं? अघोष है। इनके अलावा जो है वो सारे सारे कैसे हैं? सघोष है। अगला क्वेश्चन।
का वर्ण कैसा है? का वर्ण एक तो अल्प प्राण है, प्राण में कैसा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, और कैसा है? अघोष, अल्प प्राण और अघोष। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण, दूसरे और चौथे वर्ण कैसे? देखो, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। अब देखो, कह रहा दूसरे और चौथे वर्ण कह रहा है, यानी दूसरा कौन सा? खा, चौथा कौन सा? घा। अब देखो, खा और घा को उठा लो, खा का निर्माण के और एच से, घा का निर्माण जी और एच से। तो देखो, गा कहने में ज्यादा समय लगेगा कि घा कहने में? तो घा कहने में ज्यादा, क्योंकि जी और एच आ रहे हैं, तो जी एच यानी घा और के एच यानी खा, यानी दूसरा और तीसरा कैसे है? महाप्राण। कैसे है? महाप्राण। कैसे है? महाप्राण। ऐसे इसका छा, सी एच एच, तभी छा बनती है, और जा कैसे? जे से, और झा जे और एच से। तो देखो, सी एच एच कहने में ज्यादा समय लगेगा, और इधर झा यानी जे एच एच कहने में ज्यादा समय लगेगा, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं? महाप्राण। ऐसे पूछे पूरे के पूरे पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे वो महाप्राण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो महाप्राण ध्वनियां दूसरे और चौथे वर्ण से संबंधित होती है, दूसरी और चौथी पंक्ति से संबंधित होती है। अगला, कह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कैसा है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है, महाप्राण है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से? डा और ढा, डा और ढा कैसे हैं? उत्क्षिप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में व्यंजनों में कौन महाप्राण है? कौन महाप्राण है? तो ठा, क्योंकि टा का निर्माण टा से, टी से, टी एच से कौन? ठा, तो टी एच कहने में इंग्लिश आप थोड़ा याद रखोगे तो आसानी रहती है। तो ठा कैसा है? महाप्राण। अगला क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में महाप्राण व्यंजन की बात कर दें तो महाप्राण व्यंजन है भा। भा कैसा है? महाप्राण, क्योंकि बा यानी बी से बा और बी एच से भा, तो समय किसमें लग रहा है? बी एच कहने में, तो जिसमें ज्यादा समय उसमें हवा ज्यादा जाएगी, तो यानी महाप्राण। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह बताना है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह। तो देखो, खा, छा यानी सी डबल एच, ठा यानी टी, यही हो जाएगा। एम यानी सिंगल ही है इसमें तो, ठीक है। दा हटा दो, चा इसमें सी एच है, ये हटा दो। या यानी वाई की बात करें, ये बी हटा दो। डी यानी डा की बात कर रहा है, ये भी हटा दो। तो कौन सा है? ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, आपने लर्निंग पढ़ रखा, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। कह रहा एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ, महाप्राण में किसका प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो महाप्राण में किसका नहीं हुआ है? देखो भाई, खीज इसमें खा तो है, झूठ भी है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ यानी कुछ अलग होंगे। देखो, हाँ, खा भी महाप्राण है, झा भी महाप्राण है, झा भी महाप्राण है, ठा भी महाप्राण है, घा भी महाप्राण है, ये वाला घा भी महाप्राण है। जोगन में जा तो जा कैसा है? अल्प प्राण। जा कैसा? अल्प प्राण। गा कैसा? अल्प प्राण। ना कैसा? अल्प प्राण, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी दुनिया महाप्राण नहीं है? कौन सी दुनिया महाप्राण नहीं है? तो जा महाप्राण नहीं है, बाकी ये तीनों है महाप्राण, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बिल्कुल, इसका ज्या किया जाता है, लेकिन हम लोग ज्ञा ज्ञा बोलते हैं, जबकि होता है जा। जा पे हम लोग मिले जा, जो जा है इस पे उसका उच्चारण होता है, लेकिन ज्ञा यानी बोलने लगे हैं। दो महाप्राण ये अशुद्ध नहीं, ये कौन सा कथन अशुद्ध है? यानी ये तो सही है, ये शुद्ध नहीं है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, ऐसा वो कह रहा है, जबकि किया जा सकता है। कह रहा विसर्ग कंठ वर्ग है, बिल्कुल है। छा संयुक्त है, बिल्कुल है। यानी दो महाप्राण व्यंजनों का, महाप्राण जैसे बात करते हैं, जैसे पिछला लिखा ये देखो आप, ये देखो, इसमें दोनों में महाप्राण प्रयोग किए गए, तो क्या दो महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। कौन सा अशुद्ध है? सी नंबर, सॉरी बी नंबर अशुद्ध है, ये बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ये अशुद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में अघोष महाप्राण, अघोष हो महाप्राण हो, तो देखो वर्णमाला जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे चा, छा, जा, झा, इया, ऐसे टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ऐसे। तो देखो, का वाली लाइन और ये पूरी ऐसे, का नीचे वाली पूरे पा वाली आ जाएगी, नीचे ता वाली आ जाएगी, कैसे? अघोष है, कैसे? अघोष है, और अर्भ प्राण है,
कैसे, अल्प प्राण। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन में मिल रहा, करे अघोष महाप्राण छोड़ दो, अघोष है लेकिन ये अल्प प्राण है, तो ये का खा ये वाले छोड़ दो, तो ये का खत्म, एक तो खत्म हो गया। खा हम आपको समझा रहे हैं, आंसर तो सीधे बता देंगे कि अघोष महाप्राण, यानी दूसरे वर्ण पे आ जाओ और महाप्राण यदि खा, आंसर तो ए नंबर हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि अघोष डा डा कैसा है, सघोष चूंकि तीसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है सघोष है। दा कैसा है, सघोष, चूंकि ये भी चौथे पे आ रहा है दा, ये भी सघोष है, तो अघोष डा, सॉरी खा कैसा है, अघोष है, खा कैसा है, अघोष है, और महाप्राण है के एच से है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस थोड़े क्वेश्चन अपने बच्चे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, घोष हो महाप्राण हो, यानी का और खा यानी पहली दूसरी पंक्ति को छोड़ने के बाद तीसरी चौथी पांचवी में आए। तो देखो भाई महाप्राण घोष हा, चौथी पे आ रहा है महाप्राण है, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा कैसा महाप्राण, पहला और तीसरा और पांचवा कैसे अल्प प्राण। ठीक, तो हा किसमें आता है, का वाली लाइन पे, और घा के साथ आता है यानी चौथे पे आता है, तो कैसा महाप्राण है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा, अल्प प्राण व्यंजन बताना है, तो अल्प प्राण है गा, गा कैसा है अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण बतानी है, तो अल्प प्राण का है, का कैसी है अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन कह रहा किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण कम वायु और कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण आपको बताना है, तो चा है, चा कैसा है अल्प प्राण, चूंकि का यानी के एस से बन रहा है, का वाले वर्ग पे टी एस से बन रहा है, फा पी एस से बन रहा है, तो ये सब दो वाले पे बन रहे, सी एच से बन तो रहा है लेकिन इसके आगे सी एच एच हो जाता है, तो यानी ये महाप्राण हो जाएगा, ये कैसा है अल्प प्राण, तो चा कैसा है अल्प प्राण है। ठीक, अगला अपने क्वेश्चन वर्णमाला संबंधित पूरे होते हैं, और जो विविध क्वेश्चन है यहाँ पे तो हमने टॉपिक बाय टॉपिक किया कि नहीं, अल्प प्राण आए, महाप्राण आए, सघोष आए, घोष आए, अंतस्थ आए, ऊष्म आए। अब आगे क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको वर्णमाला पे ही विविध मिलेंगे, कि एक क्वेश्चन होगा तो पहला वो विव्रत का होगा, फिर हो सकता है वो अल्प प्राण का हो, मतलब मिसलेनियस करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको केवल अब हिंदी पे हो या यूपी पे हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे और एक सीट अपने नाम कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को एक भी घंटे एक भी मिनट स्लो मोड पे ना लाइएगा। आई होप आप लोग सिलेक्शन निश्चित ही लेंगे, और जो यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम का जो प्रयास है वो निश्चित ही आपको सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों से अवगत कराएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।